ठेले की सब्जी खरीदने वाली देवरानी। सौम्या छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। सौम्या के छोटे से झोपड़ी के बाहर ही बहुत बड़ी सब्जी मंडी लगा करती थी और सौम्या को भी ठेले पर से हरी भरी ताजी सब्जियां खरीद कर खाने की आदत थी। तभी एक दिन सौम्या ठेले पर सब्जियां खरीदते हुए, अरे काका, आपके ठेले पर तो सारी की सारी सब्जियां हरी भरी और ताजी हैं। और आपको एक बात बताऊं काका, जब तक आपके ठेले से मैं हरी भरी ताजी सब्जियों को छांट बीन कर मोल भाव करके खरीदती नहीं हूं ना, तब तक सब्जी खरीदने में मुझे मजा ही नहीं आता है। अब सौम्या सब्जी को खरीद कर अपने घर में घुसती है, तभी धनवंती उसके हाथों में सब्जियां देखकर कहती है, अरे बस कर सौम्या, कब तक ऐसे ही ठेले पर सब्जियां खरीदती और छांटती रहेगी। और वैसे भी तेरे लिए एक अमीर घर का रिश्ता आया है, सुना है वो लोग सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर इस तरीके से तू सब्जियां नहीं छांट सकती, तो तू अब ये सब आदत छोड़ दे। कोई बात नहीं माँ, मैं वहां पर भी कोई जुगाड़ कर ही लूंगी, आप चिंता मत करो। कभी कोई बात गौर से नहीं सुनती है, हर बात को मजाक में उड़ा देती है। अब गरीब धनवंती अपनी बेटी सौम्या की शादी सोसाइटी में रहने वाले एक अच्छे घर परिवार में करवा देती है। हाय दैया, पोता बहुत बड़ी ही सुंदर और खिली खिली से लग रही है, टमाटर के जैसे लाल लाल गाल और गोभी के जैसे खिले खिले बाल। आओ सौम्या बहू, घर के अंदर आओ। बड़ी ही तारीफों के साथ सौम्या का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन सुबह सौम्या अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, जहां कुछ सब्जियां रखी होती हैं जो कि पैकेट में पैक होती हैं। अरे ये कैसी सब्जी है, आज से पहले तो मैंने ऐसी सब्जियां कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है सारी सब्जियां इस पैकेट के अंदर खुदकुशी करी बैठी हैं। ना ही सब्जियों में चमक है, ना सब्जियां ताजा हैं, कैसी मुरझाई हुई सब्जियां। इन्हें बनाना है या फेंकना है? तभी रसोई में सौम्या की देवरानी काजल आती है। क्या हुआ सौम्या, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो? कुछ नहीं जेठानी जी, बस मुझे पहले रसोई का खाना बनाना था, लेकिन कहीं पर भी फ्रेश सब्जियां नहीं दिख रही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या सौम्या? तुम्हारे सामने तो इतनी सारी फ्रेश पैकेट की सब्जियां रखी हुई हैं जो मैंने कल ही ऑनलाइन मंगवाई हैं ब्लिंकिट से। हाँ, पर बनाने से पहले एक बार इन्हें गर्म पानी में नींबू डालकर वॉश कर लेना। पैकेट की सब्जियां है ना, तो वॉश करके ही बनाना चाहिए। यहीं पर आकर ही देखा है ऐसी सब्जियां तो जेठानी जी, हमारे यहाँ तो अच्छी खासी ठेले पर सब्जियां मिलती हैं जो कि बहुत ताजी और फ्रेश होती हैं। उन्हें इस तरीके से नींबू या गर्म पानी में धोना नहीं पड़ता। ओ प्लीज सौम्या, मैं जानती हूँ कि तुम एक छोटे से गांव की सब्जी मंडी से उठकर इस सोसाइटी में आई हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो गंवारपंती तुम यहाँ भी करनी शुरू कर दो। इसलिए चुपचाप ये पैकेट वाली सब्जियां बनाना शुरू कर दो। अब सौम्या उन्हीं सब्जियों को पैकेट से निकालती है, उसको 2-3 बार गर्म पानी में धोती है और फिर बनाकर अपने पूरे ससुराल वालों को खिलाती है। अरे पोता बहू, ये कैसी सब्जी बना दी तूने? मैंने तो सुना था कि तू एक सब्जी मंडी के पास रहती है, इसलिए मुझे तो लगा था कि तू स्वादिष्ट सब्जियां बनाएगी खाने में, लेकिन तूने भी वही काम चलाऊ खाना बना दिया। इतनी भी बुरी नहीं है सब्जी माँ जी, ठीक तो है, ऐसे ही बनती है हर दिन हमारे घर में सब्जियां। अब सौम्या नई थी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और सौम्या को वो पैकेट की सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी एक दिन सौम्या बालकनी में खड़ी थी। अरे बाप रे, ये कहाँ शादी करवा दी मेरी माँ ने। दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये कैसी सोसाइटी के लोग हैं? लगता है आसपास में कोई किसी से बात नहीं करता। जिसका दरवाजा देखो लगता है सदियों से बंद है, कभी खोलती ही नहीं है क्या? अरे यार, यहाँ कोई ठेले पर सब्जी बेचने के लिए आता ही नहीं है क्या? कोई मुझे ठेले की सब्जी खिला दो। तभी दूर दूर तक नजर घुमाने के बाद सौम्या की नजर अपार्टमेंट के दरवाजे पर जाती है, जहाँ एक औरत ठेले पर सब्जी बेच रही होती है। तभी सौम्या अपनी आंखों को मसलते हुए, अरे ये क्या मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ है या सच में ठेले पर सब्जी बेचने वाले को देख रही हूँ? अरे ये तो सच में ठेले पर सब्जी बेच रही है, यही मौका है। चल सौम्या, फटाफट ठेले की सब्जी खरीद ले। तभी सौम्या दबे पांव पैसे लेकर अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचती है। अरे ओ ठेले पर सब्जी बेचने वाली, थोड़ा इधर आओ और अपनी ये ठेले की हरी भरी ताजी सब्जियां दो, मुझे खरीदनी है। नहीं नहीं मैडम, मैं अंदर नहीं आ सकती। मैं ये ठेले की सब्जियां बस कच्ची कॉलोनी में ही बेच सकती हूँ। ऐसे सोसाइटी के अंदर आकर सब्जी बेचना अलाउ नहीं है ना हमको। ठीक है, रुको, तुम वहीं रुको, मैं बाहर आती हूँ, मैं सब्जियां खुद छाट कर लूंगी। अब काजल की देवरानी ठेले पर से ही हरी भरी ताजा सब्जियां छाट कर खरीद रही होती कि तभी बालकनी से काजल सौम्या को ठेले पर से सब्जी खरीदते हुए देख लेती है। अभी जाकर सासू माँ को बताती हूँ कि कैसे देवरानी जी सोसाइटी के बाहर ठेले पर से सब्जियां खरीद रही हैं। अब काजल अपनी सास के पास जाकर अपनी देवरानी की बुराई करने लग जाती है, जिसके बाद काजल और उर्मिला दोनों ही सौम्या के पास पहुंचते हैं। अरे सौम्या बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम ठेलों से सब्जियां खरीद रही हो? पता नहीं है क्या सासू माँ, देवरानी जी को जब देखो तब सब्जियों की बुराई करती रहती है।
और कहती हैं कि हम जो सब्जियां खाते हैं वो अच्छी नहीं है। इन्हें तो ठेले से सब्जियां खरीदने की और खाने की आदत है और आज ठेले पर सब्जियां खरीदने भी आ गई। खबरदार बहू, अभी के अभी इन सब्जियों को यहीं छोड़ दो और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद मेरी बहू को ये ठेले की सब्जी देने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बहू, तुम भी ऐसे ठेले से सब्जियां मत खरीदा करो, सोसाइटी में सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी सासू माँ को भी अभी आना था, अच्छा भला ठेले की हरी भरी ताजी सब्जी खरीद रही थी। ऊपर से मेरी जेठानी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बनती है। पक्का यही लेकर आई होंगी माँ जी को यहाँ। ठीक है माँ जी, आइंदा नहीं लूंगी ठेले की सब्जियां। अब सौम्या ठेले की वो सभी हरी भरी ताजा सब्जियां छोड़कर वापस आ जाती है। तभी एक दिन, हाँ दैया पोता बहू, तेरा मुंह तो दिन पर दिन सूखता ही जा रहा है। जब आई थी तो टमाटर की तरह लाल लाल गाल थे तेरे। तो दादी सास, मुंह तो सूखने लगेगा ही ना जब सूखी हुई सब्जियां खाऊंगी, क्योंकि जब मैं अपने मायके में थी तो ठेले से हरी भरी ताजा सब्जियां खरीद के खाती थी, इसीलिए शरीर भी ताजा और हरा भरा था। तभी अगले दिन सुबह हमेशा की तरह आज भी सौम्या अपने ससुराल में पैकेट वाली सब्जियों को बना रही थी। हे भगवान, कब तक मुझे ऐसे ये पैकेट वाली सब्जियां खानी पड़ेंगी। कोई तो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे साथ साथ मेरे ससुराल वालों को भी ठेले की हरी भरी सब्जियां खाने की आदत लग जाए। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और एक दिन सौम्या के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद से सौम्या रोज बालकनी पर उस ठेले वाली का इंतजार करने लगी थी। अरे यार, आज भी नहीं आई वो ठेले पर सब्जी बेचने वाली। तभी एक दिन जब सौम्या बालकनी से झांकती है तो उसकी नजर ठेले पर सब्जी बेचने वाली औरत पर जाती है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ ये आज समिति के पास आई है, क्योंकि आज घर पर कोई नहीं है। अब सौम्या ठेले वाली के पास आकर, मैडम आज आप फिर यहाँ आ गई, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपको कोई सब्जी नहीं देनी। अरे डरो मत, आज कुछ नहीं होगा। और आज मैं तुम्हारी ठेले की सब्जियों के लिए आइडिया लेकर आई हूँ, जिससे तुम्हारी ये ठेले की सब्जियां सोसाइटी से लेकर कच्ची सड़कों तक मशहूर हो जाएंगी। मतलब क्या है आपका मैडम? दरअसल एक वेबसाइट है ठेले वाली सब्जियां, जिस पर ताजा सब्जियां बहुत ही सस्ते दाम पर बिकती हैं और लोग बहुत ही खुशी से उन्हें खरीदते भी हैं। इस वेबसाइट पर मैं तुम्हारी ये ठेले की सब्जियां सप्लाई करूंगी, खुद पैकिंग करके। बस तुम्हें जब मैं बुलाऊं तुम अपनी सब्जियां लेकर यहाँ आ जाना। ठीक है मैडम जी, आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी, और धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। अब सौम्या बहुत सारी सब्जी खरीद कर अपने घर ले आती और सभी सब्जियों को ऐसे पैकेट में पैक कर रही थी जिस पर लिखा था ठेले की सब्जियां। अरे ये क्या कर रही हो देवरानी जी, सब्जियों को ठेले पर बेचने जा रही हो क्या, जो इस तरह से सब्जियां फैला रखी है हॉल में? बोलो सौम्या, क्या कर रही हो तुम? और इस पैकेट पर ये क्या लिखा है, ठेले की सब्जियां? मम्मा जी, दरअसल मेरी एक जॉब लगी है जिसमें कंपनी वाले खुद मुझे ये बहुत सारी सब्जियां पैक करने के लिए दे जाते हैं, और वेबसाइट का नाम है ठेले की सब्जियां, इसलिए इस पैकेट पर भी लिखा है ठेले की सब्जियां। अब मैं इन सब्जियों को पैक करूंगी और वो आकर मुझे ये सब्जियां ले जाएंगे और अपनी वेबसाइट पर कस्टमर को बेचा करेंगे ऑनलाइन। अब सौम्या घर में जब कोई नहीं होता तो वो उस ठेले वाली से सब्जी खरीदती और पैक करके उन्हें फूड कंपनी में सप्लाई करती। तभी एक दिन उसके घर पर एक डिलीवरी वाला आता है। अरे ये क्या, ठेले की सब्जी का पैकेट वाला सब्जी मेरे घर पर? भैया आप गलत जगह आ गए हैं क्या? नहीं मैडम, यहीं का एड्रेस है और ये ठेले की सब्जी यहीं से मंगवाई गई है। हाँ सौम्या, ये सब्जी मैंने ही मंगाई थी। सोसाइटी के कई लोग ठेले वाली सब्जी की वेबसाइट से सब्जी मंगा रहे हैं, तब मैंने भी मंगा ली। अब सौम्या उन्हीं सब्जियों को बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला रही होती है। वैसे माँ जी, आपने जिस वेबसाइट से ये सब्जियां मंगाई हैं, वो सब्जी आपको पता है कहाँ से है? हाँ, एक वेबसाइट है कोई ठेले वाली सब्जी करके। नहीं माँ जी, दरअसल ये उन्हीं ठेलों की सब्जियां हैं जिन ठेलों से आपने मुझे सब्जी लेने के लिए मना किया था, और मैं उन्हीं सब्जियों को ठेले से खरीदकर पैकिंग करके ठेले की सब्जी वेबसाइट पर सप्लाई करती थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही समझदारी का काम किया तूने पोता बहू। वही तो मैं समझाना चाहती हूँ दादी सास आप सबको कि ठेले की सब्जी इतनी भी बुरी नहीं होती जितना आप लोग समझते हैं। बस फर्क इतना है कि वह सब्जियां अगर वेबसाइट पर मिल रही हैं तो आप लोगों को वो सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन वही सब्जी जब कोई गरीब औरत अपनी ठेले पर बेच रही होती है तो आप लोग उसकी क्वालिटी को गिरा देते हैं। सौम्या, तुम ठीक कह रही हो, हमें माफ कर दो, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अमीरी में इतना ज्यादा मदहोश हो गए थे कि हमें उन गरीबों की मेहनत भी नहीं दिखी। सौम्या के ये सब बताने के बाद अब उसके ससुराल वालों को ये पता चल चुका था कि हर चीज पैकेट और महंगी चीज अच्छी नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो खुद देख दाख कर लेनी चाहिए। महारानी जी,
आप क्या कह रही हैं? आप मुझ नौकरानी को अपने घर की बहू और इस महल की महारानी बनाने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? मैं एक नौकरानी हूँ। मेरा काम आप लोगों की सेवा करना है, ना कि इस महल की रानी बनना। मैं तो कभी सपने में भी इसके बारे में नहीं सोच सकती। तुम इस महल की एक नौकरानी रही हो, लेकिन आज हम तुम्हें अपनी बहू और इस महल की रानी बनाना चाहते हैं। अगर ये प्रस्ताव राज्य की किसी भी लड़की को जाता तो वो कब का इस प्रस्ताव को अपना लेती। आप सत्य कह रही हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। पारुल, तुम क्यों खुद को अब इस महल की नौकरानी मान रही हो, जब हम तुम्हें इस महल की महारानी बनाना चाहते हैं? हम सभी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और दिल से चाहते हैं कि तुम इस महल की महारानी बनो। आखिरकार क्यों इस बड़े से महल की एक छोटी सी नौकरानी को इस महल की महारानी बनने का प्रस्ताव दिया जा रहा था, और क्यों पारुल इतने बड़े प्रस्ताव को ठुकरा रही थी? इसे जानने के लिए हमें इस कहानी के कुछ शुरुआती भागों को जानना होगा। हे भगवान, हमने अपनी पायल कहाँ रख दी? अगर माँ को पता चला कि हमने उनकी दी हुई कीमती पायल खो दी है तो वो हम पर काफी क्रोधित होंगी। राजकुमारी इंदुमती अपनी पायल खो जाने की वजह से काफी परेशान होती है कि तभी महल की नौकरानी पारुल इंदुमती के कमरे में आती है। क्या हुआ राजकुमारी इंदुमती जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं? अच्छा हुआ पारुल तुम आ गई। देखो ना, मेरी एक पायल खो गई है। मेरे साथ मेरी पायल ढूंढने में मदद करो। कहीं वो ये पायल तो नहीं? यही तो वो पायल है, लेकिन ये तुम्हें मिली कहाँ? कल आप जब बगीचे में झूला झूल रही थी तो वहीं ये गिर गई थी। पारुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता है, अगर ये पायल खो जाती तो माँ कितना गुस्सा करती। मैं तुम्हारे रहते मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। महाराज, ये आप क्या खा रहे हैं? वैद्य जी ने आपको कुछ दिनों के लिए सादा भोजन करने के लिए कहा था ना? हमने आपके लिए सादा भोजन बनवाया है। हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं। नहीं, हमें वो सादा भोजन नहीं खाना है। सादा भोजन खा खा कर हमारे तो मुंह का स्वाद ही बिल्कुल बदल सा गया है। लेकिन राजा जी, अगर आप सादा भोजन नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है, और वैद्य जी फिर आपको और कड़वी दवाइयाँ देंगे। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि आपको कड़वी दवाई खानी है या सादा भोजन। महाराज, क्यों जिद कर रहे हैं? पारुल का तो आप जानते ही हैं कि वो जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। जाओ पारुल, तुम सादा भोजन ले आओ। कहने को पारुल इस बड़े से शाही महल की एक नौकरानी थी, लेकिन पारुल को सभी लोग काफी पसंद करते थे। पारुल महल के महाराजा, महारानी, राजकुमारी और राजकुमार का काफी अच्छे से ध्यान रखती थी। जहां पर इस शाही महल में पारुल इतना खुश रहती थी, वहीं जब भी पारुल शाही महल से निकलकर अपनी गरीब झोपड़ी में जाती थी तो मानो जैसे उसकी जिंदगी में जैसे सारे गम वापस लौट आते थे। पारुल बेटा, तू आ गई? माँ, बाबा, आप लोगों ने दवाई नहीं खाई क्या? और ये क्या, आपने तो कुछ खाया भी नहीं है। चूल्हा भी यूं ही ठंडा पड़ा है। पारुल बेटा, घर में कुछ होगा तो खाएंगे ना। बस 2 मुट्ठी चावल पड़े हुए थे। शरीर से इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि उठकर चावल ही उबाल लूं। अपने माता पिता की हालत देख पारुल जल्दी से राशन लेने के लिए दुकान पर जाती है। बस आज एक और दिन मुझे राशन दे दीजिए। जैसे ही मुझे महल से तनख्वाह मिलेगी, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। अरे ये तो तुम पूरे 6 महीने से कह रही हो। शाही महल की नौकरानी हो, इतने भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है कि मेरा कर्ज चुका सको। अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। पैसे दबाकर इकट्ठा करके रखती हो और लोगों को देने का नाम नहीं लेती। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अन्न का एक दाना नहीं दूंगा। राशन वाले की बात सुनकर पारुल उदास होकर वहां से जाने लगती है कि तभी पारुल को रास्ते में एक सब्जियों का खेत दिखता है। पूरा खेत सब्जियों से भरा हुआ था और आसपास खेत का मालिक भी नहीं था, जिसे देखकर भगवान, चोरी करना पाप है, लेकिन आप तो मेरे हालात जानते हैं ना। मुझे इस चोरी के लिए माफ कर दीजिएगा। पारुल जल्दी से उस खेत से तरह तरह की सब्जियां तोड़कर अपने कपड़ों में छुपा लेती है और घर ले जाकर घर में रख के 2 मुट्ठी चावल और सब्जियों को डालकर खिचड़ी बनाकर अपने बीमार माता पिता को खिलाकर उन्हें दवाई देती है। पारुल बेटा, अब तेरी विवाह की उम्र हो चली है। जिस उम्र में तेरे हाथ पीले होने चाहिए, उस उम्र में तू अपने माता पिता की सेवा कर रही है। न जाने कब तेरा घर बसेगा। अपने माता पिता को माफ कर दे बेटा। माँ, बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और मुझे कोई शादी नहीं करनी। शादी करके मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, और अगर मैं शादी करूंगी भी तो मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी, समझे आप? पारुल को जो भी पैसे मिलते थे वो सब उसके माता पिता के इलाज में चले जाते थे।
पारुल के पास कभी भी 1 रुपया नहीं बचता था। इन सब के बावजूद भी पारुल कभी अपने शाही महल में काम करने का फायदा नहीं उठाती और हमेशा ईमानदारी से ही काम करती। समय गुजरता है और राजकुमार शैलेंद्र के लिए एक बहुत बड़ी शाही घराने का रिश्ता आता है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अब आपकी बेटी ही इस महल की महारानी बनेगी। लेकिन आपसे एक छोटी सी विनती है, हम ये शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। हमारे ज्योतिषी ने हमसे कहा है कि अगर हमारी पुत्री का विवाह आने वाले 10 दिनों में नहीं हुआ तो अगले 2 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। आप चिंतित मत होइए, इन 10 दिनों में ही आपकी पुत्री और हमारे पुत्र का विवाह होगा। जोरों शोरों से शादी की तैयारी होती है और सिर्फ 10 दिन के अंदर ही 2 परिवार के बीच राजकुमार और राजकुमारी अंजलिका का विवाह हो जाता है। शादी के बाद की रस्मों में सारी रात गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही राजकुमार अपने कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी अंजलिका कमरे में नहीं है और बिस्तर पर एक चिट्ठी लिखी हुई है। मुझे माफ कर देना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरे पिता ने ये शादी जबरदस्ती करवाई है। मैं अपने प्रेम के बिना नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़कर राजकुमार काफी परेशान होता है और सारी बात जाकर अपने माता पिता को बताता है। अब हम समझे कि वो क्यों इस विवाह को जल्द से जल्द करना चाह रहे थे। अब हम क्या करेंगे? अगर राज्य में ये बात फैल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान होता है। वहीं पारुल हर दिन की तरह महल के कामों में लगी होती है। तभी पारुल को देख राजेश्वरी पारुल को बुलाती है और उसे अपने पुत्र से विवाह करने का प्रस्ताव देती है। हम चाहते हैं कि आप हमारे सुपुत्र से विवाह करके इस महल की महारानी बने। आप बचपन से ही इस महल में रही हैं। आपको हम सभी के बारे में हर एक जानकारी है। आपको सबका काफी ख्याल है, इसलिए हम आपको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। आपसे ज्यादा अच्छा हमारे इस महल को कोई नहीं संभाल सकता। रानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? इस महल की महारानी बनने के बारे में मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। हम तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। तुम सोच समझ कर जवाब देना। पारुल ये सारी बात जाकर अपने माता पिता को बताती है, जिसे सुन पारुल बेटा, लगता है ये भगवान का कोई इशारा है। तू इस प्रस्ताव को हाँ कर दे, वरना एक गरीब से शादी करके तेरी जिंदगी भी हमारी तरह ही बीतेगी। भगवान के लिए इस प्रस्ताव को हाँ कर दे और एक अच्छी सी जिंदगी जी। माता पिता के जबरदस्ती करने पर पारुल इस विवाह के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों बाद पारुल इस बड़े से शाही महल की नौकरानी से आखिरकार इस महल की महारानी बन जाती है। महारानी बनने के बावजूद भी पारुल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता और वो पहले की ही तरह महल की जिम्मेदारियों को संभालती है। आप रसोई में क्या कर रही हैं? अब ये सब जिम्मेदारी आपकी नहीं, इस घर की नौकरानी की है। आप भूल गई? इस महल की महारानी हैं आप। राजमाता, हम भले ही इस महल की महारानी हैं, लेकिन उससे पहले हम बहू हैं और बहू का तो फर्ज होता है ये सारे काम करना। लेकिन ये सारे काम आपको शोभा नहीं देते। हमें तो ये सारे काम करना बहुत पसंद है। आप जाकर आराम करिए, हम आपके लिए हर बार की तरह आपका मनपसंद खाना बना कर लाते हैं। पारुल का ऐसा बर्ताव देख राजेश्वरी मन ही मन काफी खुश थी। महारानी बनने के बाद भी पारुल पहले की तरह ही सबके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करती थी और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन, माँ, बाबा, आप लोग यहाँ? पारुल बेटा, हमें महाराज और राजमाता ने यहाँ बुलाया है। वो चाहते हैं कि हम लोग अब से यहाँ तुम्हारे पास रहें। सुमलता इतना बोलती है कि तभी वहां महाराजा और राजमाता आते हैं। पारुल, आपने हमें कभी बताया नहीं कि आप किस स्थिति में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। शादी के बाद भी आप में कभी कोई बदलाव नहीं आया। पहले की ही तरह आप सादगी तरीके से रहती हैं। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अब से आपके माता पिता भी इस महल में रहें। अब एक परिवार बनकर एक साथ इस शाही महल में रहेंगे। राजा रानी की बात सुनकर पारुल काफी खुश होती है, जिसके बाद अब पारुल अपने माता पिता के साथ उस शाही महल में एक महारानी बनकर सारे फर्ज को अच्छे से निभाते हुए हंसी खुशी रहती है।